जय हिंद बच्चों। आज हम लोग जा रहे हैं 13th चैप्टर पढ़ने। 13th चैप्टर है न्यूक्लियाई। न्यूक्लियाई के बाद सीधे हम लोग लास्ट चैप्टर पे आ जाएंगे, सेमीकंडक्टर पे। ठीक है, तो देखिए न्यूक्लियाई लास्ट चैप्टर है आपके लिए, वैसे समझिए ये इजी वाले में। अब उसके बाद 8 नंबर का चैप्टर है वो सेमीकंडक्टर। ठीक है ना, न्यूक्लियाई और एटम दोनों मिला करके 6 नंबर में आएगा, दोनों मिलाकर, एटम और न्यूक्लियाई दोनों मिलाकर। न्यूक्लियाई बहुत छोटा चैप्टर है, एक बार में समझ लीजिए, याद हो जाएगा इजी वे में। तो सबसे पहले न्यूक्लियाई, आप लोगों ने न्यूक्लियाई के बारे में पढ़ा है कि रदरफोर्ड ने बताया था कि न्यूक्लियस जो होता है, न्यूक्लियाई तो जो है प्लूरल नंबर है न्यूक्लियस का, और ऐसे न्यूक्लियस कहते हैं हम लोग, तो न्यूक्लियस का एक प्लूरल नंबर है ना, न्यूक्लियाई प्लूरल नंबर। तो न्यूक्लियस में पाए जाने वाले पार्टिकल का कहते हैं न्यूक्लियॉन कहते हैं, बताया ना मैंने। न्यूक्लियस में जो पार्टिकल पाए जाते हैं उसको न्यूक्लियॉन कहेंगे। तो जरा बताइए न्यूक्लियॉन कौन कौन होगा? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। न्यूक्लियस में कौन कौन पाया जाता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो आइए सबसे पहले इसको पढ़ते हैं, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन हाइपोथेसिस। सबसे पहले हम लोग को पढ़ना है प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन हाइपोथेसिस। तो बताइएगा किसी हाइपोथेसिस का मतलब ये है कि उसके बारे में बस एक हाइपोथेसिस दिया गया था, ये श्योर नहीं था, उसके बारे में पहले बताया गया था, ऐसा कल्पना किया गया था, इमेजिनेशन था ये। तो इमेजिनेशन था। देखिए रदरफोर्ड ने बताया था, रदरफोर्ड ने कहा था कि जितने भी सारे मास होते हैं और पूरा पॉजिटिव चार्ज कंसंट्रेटेड होता है नैरो स्पेस में 10⁻⁻15 मीटर के रेंज में, जिसको हम लोग न्यूक्लियस कहते हैं। बोलिए ना, यस सर। पूरे किसी एटम का होल मास, किसी एटम का होल मास जो होता है, होल मास और होल पॉजिटिव चार्ज कंसंट्रेटेड होता है, पॉजिटिव चार्ज कंसंट्रेटेड होता है। ये दोनों जो होते हैं ये कंसंट्रेटेड होते हैं नैरो स्पेस ऑफ रेंज 10⁻⁻³ मीटर, जिसको क्या कहते हैं हम लोग? न्यूक्लियस कहते हैं एटम का, है ना बेटा? यस सर। न्यूक्लियस कहते हैं। और इन्होंने कहा था कि न्यूक्लियस ऐसा हो गया था तो इसके बाहर एटम में इलेक्ट्रॉन से रिवॉल्व करते होते हैं ना, ऐसा इन्होंने बताया था। न्यूक्लियस से बाहर कुछ दूर पर इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं। तो इसकी न्यूक्लियस में इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, ऐसा क्यों? न्यूक्लियस में इलेक्ट्रॉन नहीं होते ऐसा कैसे पता चले? तो क्योंकि इन्होंने कहा था कि न्यूक्लियस के बाहर इलेक्ट्रॉन है, न्यूक्लियस में क्यों नहीं हो सकते? तो न्यूक्लियस में क्यों नहीं हो सकते हैं उसको अभी हम लोग देखेंगे कि काहे नहीं हो सकता। तो बताइएगा। और ये एक बात और आपको पता है, किसी भी न्यूक्लियस का जितना पूरा मास है वही एटम का मास होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मास बहुत ही निग्लिजिबल होता है। ठीक, तो एटम का जो न्यूक्लियस का जो मास है वही एटम का मास होता है। और न्यूक्लियस में मास किसकी वजह से आएगा बेटा? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की वजह से। एक बात और, न्यूट्रॉन का मास ज्यादा होता है ना कंपैरेटिवली, तो वो भी हम देखेंगे। तो चलिए यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि इस मॉडल में जो इन्होंने दिया था, रदरफोर्ड ने जो 1919 में दिया था, इस मॉडल में इलेक्ट्रॉन जो है न्यूक्लियस में नहीं है, ऐसा क्यों नहीं है उसके बारे में अगर हम लोग देखें तो बताइएगा। अगर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में होता तो जब ये रेडियो एक्टिव मटेरियल से देखा गया कि जब अल्फा बीटा गामा पार्टिकल्स निकलते हैं, अल्फा पार्टिकल मतलब हीलियम का न्यूक्लियस से मतलब प्रोटॉन है, प्रोटॉन निकल रहे हैं, 2 प्रोटॉन है। बीटा पार्टिकल इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, गामा पार्टिकल न्यूट्रॉन है, ठीक है ना। तो जो अगर न्यूक्लियस से में अगर इलेक्ट्रॉन होता तो बीटा इमिशन जब होता है रेडियो एक्टिव मटेरियल से, तो उसकी एनर्जी उतनी होनी चाहिए जितना कि एक न्यूक्लियस में चार्ज पार्टिकल को बाउंड करके रखने के लिए एनर्जी चाहिए। एक बार बताना, अगर न्यूक्लियस में क्या है? पॉजिटिव चार्ज है, प्रोटॉन है, तो प्रोटॉन एक दूसरे को रिपेल करेगा और न्यूक्लियस ब्रेक कर जाएगा, है कि नहीं? लेकिन न्यूक्लियस ब्रेक नहीं करता, स्टेबल होता है, तभी तो एटम एग्जिस्ट करता है। तो इसका मतलब कि उसको कोई ना कोई बांधे हुए है, कोई खींचे हुए उसको, तो जो खींचा हुआ है, जो बांधा हुआ है, उसे कहते हैं स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। तो कोई भी पार्टिकल इतना 10⁻³ मीटर के रेंज में आता है तो वो पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, इस पे नहीं, बल्कि न्यूक्लियर फोर्स उसके मास पे डिपेंड करता है ना, तो मास पे लगता है। तो और दूसरी बात की उससे चार्ज डिपेंडेंट नहीं होता है, चार्ज इंडिपेंडेंट होता है, और ये शॉर्ट रेंज फोर्स होता है न्यूक्लियर फोर्स। तो बताइएगा, तो ये न्यूक्लियर फोर्स अगर जो इसमें से अल्फा पार्टिकल बीटा पार्टिकल जो न्यूक्लियस से निकलते हैं, जब कोई एलिमेंट अगर डीकंपोज होता है, कोई एलिमेंट रेडियो एक्टिव है, अगर वो क्या हो रहा है? डीके हो रहा है, रेडियो एक्टिव डीके हो रहा है, तो अगर उसमें से जो अल्फा बीटा गामा रेज निकल रहा है, अल्फा पार्टिकल निकल रहे हैं, प्रोटॉन निकल रहे हैं, 2 प्रोटॉन निकल रहे हैं, तो अगर न्यूक्लियस में इलेक्ट्रॉन होता
न्यूक्लियस में इलेक्ट्रॉन होता तो न्यूक्लियस से जो पार्टिकल निकलते हैं उसके पास 100 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी होती है। यस 100 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी होती है। लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन की अगर एनर्जी देखें तो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी 2 से 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है, तो बहुत कम है ना। इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी है, ये हमारे जो यहाँ पर क्राइटेरिया है कि न्यूक्लियस में होना चाहिए, तो न्यूक्लियस में होने के लिए उसके पास कितनी एनर्जी होनी चाहिए थी? 2 से नहीं 100 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होनी चाहिए थे, लेकिन उसके पास एनर्जी कितना है? 2 से 3 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो 2 से 3 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो 2 से 3 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी है, तो इससे तो बहुत कम है ना। इसका मतलब वहां प्रेजेंट हो ही नहीं सकता, वहां पे प्रेजेंट हो ही नहीं सकता। तो इसलिए ये स्ट्रांगली कहता है कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में प्रेजेंट नहीं है। और दूसरी बात, अगर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता, अगर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता तो वो क्या क्राइटेरिया को फॉलो करता? आप लोगों ने मैग्नेटिक मोमेंट का कंसेप्ट पढ़ा है, मैग्नेटिक मोमेंट m=ia पढ़े ना। तो मैग्नेटिक मोमेंट जो है इलेक्ट्रॉन का बहुत ही कम होता है। इलेक्ट्रॉन का जो मैग्नेटिक मोमेंट होता है वो बहुत ही कम होता है, जबकि न्यूक्लियस के जो पार्टिकल होते हैं, अगर इलेक्ट्रॉन होते हैं न्यूक्लियस में अगर होते हैं तो न्यूक्लियस का मैग्नेटिक मोमेंट इलेक्ट्रॉन के कंपैरिजन में नहीं होना, कम नहीं होना चाहिए था। देखिए जो जितना पास होगा मैग्नेटिक मोमेंट m=ia भी पढ़े थे आप, और एक पढ़े थे m=2 ml, याद है? 2 ml पढ़ाया था एक दिन। आपको पता है कि मैग्नेटिक मोमेंट का फार्मूला ये होता है, अगर इलेक्ट्रॉन बाहर घूम रहा है तो इलेक्ट्रॉन अगर न्यूक्लियस में होता तो उसका एरिया जब एक सर्कल कंप्लीट करता है, एक साइकिल कंप्लीट करता, तो उसका एरिया जो πr² लिखते हैं, तो न्यूक्लियस के लिए अगर होता तो यार बहुत ही कम होता ना बेटा। तो अगर r बहुत ही कम होता, बहुत नेग्लिजिबल, देखो रेडियस स्ट्रेंथ -15 मीटर के आसपास है, तो ये बहुत ही मिनिमाइज होता, पॉइंट में बहुत छोटा होता। तो मैग्नेटिक मोमेंट अगर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में होता तो उसका मैग्नेटिक मोमेंट बहुत ही कम होता, लेकिन उसका मैग्नेटिक मोमेंट ज्यादा मिलता है। जिस रेंज में ये इनके न्यूक्लियस का मैग्नेटिक मोमेंट मिलना चाहिए उस रेंज में नहीं मिलता, ज्यादा मिलता है। इसका मतलब कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में प्रेजेंट नहीं है। किस बेसिस पर? मैग्नेटिक मोमेंट। मैग्नेटिक मोमेंट, ये तो हम बताए कि इलेक्ट्रॉन अगर मोमेंट कर रहा है, मूव कर रहा है, इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है न्यूक्लियस के अराउंड में, तो वो करंट प्रोड्यूस करता है, उसका मैग्नेटिक मोमेंट आपको प्रूव करके दिखाए थे हम, m=ia ना, तो उसमें हमने प्रूव करके दिखाया था। और इसका थर्ड क्राइटेरिया, तो इसके लिए क्या करते हैं, तो इसके लिए प्रैक्टिकल करते हैं कि अगर थर्ड पॉइंट क्या है, तो थर्ड पॉइंट ये है कि अगर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से प्रेजेंट होता तो मान लेते हैं पहले कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से प्रेजेंट है, तो न्यूक्लियस के जो न्यूक्लियन है, उसके पार्टिकल है, उसके पार्टिकल का जितना ये लीनियर मोमेंटम आता है, लीनियर मोमेंटम मतलब L ना, L=mvr पढ़े ना, या r/p ना, तो जितना मैग्नेटिक मोमेंट, ये लीनियर मोमेंटम न्यूक्लियस के पार्टिकल का होता है, उतना ही मैग्नेटिक मोमेंट, ये एंगुलर मोमेंटम इलेक्ट्रॉन का भी होना चाहिए। लेकिन पहले मान करके ये चलते हैं कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में है और इसका मैग्नेटिक मोमेंट निकालते हैं, तो न्यूक्लियस के पार्टिकल से मैग्नेटिक मोमेंट कम आता है, प्रोटॉन से कम आता है, न्यूट्रॉन से कम आता है इसका मैग्नेटिक मोमेंट, तो एंगुलर मोमेंटम। तो इसलिए ये मान लेते हैं कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में प्रेजेंट नहीं है, क्योंकि इसका एंगुलर मोमेंटम क्या है, उससे डिफरेंट है, ज्यादा है, ठीक है ना। तो इसलिए एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, एंगुलर मोमेंटम L=r/p होता है। तो यहाँ r का वैल्यू इलेक्ट्रॉन का ज्यादा था, तो इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम और न्यूक्लियस के पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम सेम नहीं था। तो ये 3 बेसिस थे जिससे ये पता चलता है कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में प्रेजेंट नहीं हो सकता। देखिए बेटा, तो अभी हम लोग पढ़े हैं प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन हाइपोथेसिस ना, तो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं प्रोटॉन न्यूट्रॉन हाइपोथेसिस। पहले माना गया कि न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन है। क्यों? अरे पहले तो न्यूक्लियस क्या था, डाल्टन ने कहा था 1803 में कि न्यूक्लियस न्यूट्रल होता है, लेकिन 1897 या 98 में इलेक्ट्रॉन की खोज थॉमसन ने कर दिया, तो नेगेटिव पार्टिकल वहीं से निकाल लिया। तो अगर जहां पे नेगेटिव है तो वहां पॉजिटिव भी होना चाहिए, क्योंकि न्यूट्रल है एटम, सही ना। इसलिए 1919 में प्रोटॉन की खोज कर दी किसने? रदरफोर्ड ने, जेम्स चैडविक के फर्दर स्टूडेंट थे, उन्हें तो खोज दिया। तो अब इसके बाद बताइएगा, अब तो ये पहले ये मान के चला गया कि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन है न्यूक्लियस में, लेकिन क्राइटेरिया देखा गया, यदि क्राइटेरिया अभी मैंने तक बताया तो फॉलो किया कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में हो ही नहीं सकता, ठीक है, इम्पॉसिबल था। तो इसलिए क्योंकि इलेक्ट्रॉन के पास अगर न्यूक्लियस में है तो उसके पास इतना मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी होनी चाहिए, लेकिन इतना नहीं थी, 2 से 3 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी थी।
तो इसका मतलब न्यूक्लियस से पार्टिकल इलेक्ट्रॉन होता ही नहीं है। न्यूक्लियस ब्रेक करता है तो ट्रेमेंडस अमाउंट ऑफ एनर्जी विल बी रिलीज्ड एंड एवरीथिंग विल बी डिस्ट्रॉयड, जिसको कि बम में, एटम बम वगैरह में यूज करते हैं ना। न्यूक्लियस ब्रेक जब न्यूक्लियस स्प्लिट करता है, ब्रेक करता है, तो बहुत ज्यादा एनर्जी निकलती है ना बेटा। सब कुछ वहां पे 1000 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ जाता है, 1000 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ जाता है, चेन रिएक्शन होता है। तो इस वजह से वहां पे एनर्जी जो कि बहुत ही, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी बहुत ही कम है, इसलिए वो न्यूक्लियस में हो ही नहीं सकता। इलेक्ट्रॉन निकलता है तो एनर्जी निकालता नहीं है, तो इसलिए तो माना गया कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में हो ही नहीं सकता। तो ये सारे क्राइटेरिया थे। तो पहले जो माना गया था प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन हाइपोथेसिस, वो क्या हो गया, गलत हो गया। तो आइए अब देखा जाए कि प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन हाइपोथेसिस, न्यूट्रॉन का कांसेप्ट आया कहां से, पहले देखा जाए। तो प्रोटॉन न्यूट्रॉन हाइपोथेसिस, तो सुनिएगा, हाइपोथेसिस, अरे भाई का ही है हमारा, देखो हाइपोथेसिस, तो हाइपोथेसिस, तो प्रोटॉन न्यूट्रॉन हाइपोथेसिस, तो बेटा 1932 में जेम्स चैडविक थे, इन्होंने न्यूट्रॉन की सबसे पहले इन्होंने ये हाइपोथेसिस दिया था। कैसे दिया था सुनना। पहले ये तो पता चली गया था कि रदरफोर्ड ने कहा था अपने मॉडल में कि पूरे एटम का मास उसके न्यूक्लियस को जिसको, लेकिन अभी उनको नहीं पता है कि न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन भी है। वो बस कहते हैं न्यूक्लियस में क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, उसको एंटिटी कहा था, बताया था ना मैंने। तो ये कहा था उन्होंने। लेकिन अब क्या हुआ, अगर किसी एटम में अगर खाली इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन है, अरे अभी तक तो न्यूट्रॉन नहीं खोज हुआ है, तो अगर केवल इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन है तो पूरे एटम का मास न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के मास के बराबर होना चाहिए कि नहीं, होना चाहिए ना। लेकिन ऐसा देखा गया तो नहीं मिला, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के मास से ज्यादा था। किसी एटम का मास न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के मास से ज्यादा था। इसका मतलब देयर इज समथिंग, दाल में कुछ काला है या पूरा दलिया काला है, बोलिए। तो यहाँ पे दाल में कुछ काला नहीं है, पूरा दलिया काला है। क्यों? क्योंकि मास पूरा बहुत ज्यादा डिफर कर रहा था, मास बहुत ज्यादा डिफर कर रहा था। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के मास को सम करने पर भी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को सम करेंगे तब मास तब भी वो नेग्लिजिबल रहेगा, तो इसलिए प्रोटॉन के मास से बहुत ज्यादा, ऑलमोस्ट 2 टाइम्स या उससे भी ज्यादा, मतलब दुगने से भी ज्यादा मास था। तो इसलिए बहुत ज्यादा ये वेरिएशन है, थोड़ा बहुत तो है नहीं। तो ये क्यों आया, तो इसी के बारे में जेम्स चैडविक ने खोज करने की कोशिश की। अब उन्होंने फिर न्यूट्रॉन का हाइपोथेसिस दिया। आइए समझते हैं कि कैसे इनको लगा हो कि हाँ कुछ और है। तो पहले ये बता दिया मैंने कि इन्होंने जब देखा मास स्पेक्ट्रोफोटोमीटर से, इसको जब मेजर किया, इसका ये मास को मेजर किया, तो क्या पाया कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का टोटल मास पूरे एटम का मास के बराबर नहीं है। इसका मतलब उसमें कोई और भी कुछ है। तो इसलिए इन्होंने कहा कि उसमें कुछ और मटेरियल है जिसको हम लोग ये न्यूट्रल पार्टिकल कहते हैं। जैसे आप देखिएगा तरबूज है, वाटरमेलन, तो उसके अंदर सीड्स बीच में भी होते हैं, बीच में, लेकिन वहां पर जो रेड मटेरियल होता है, तो खाली सीड्स की वजह से, तो सीड्स को अगर मान लीजिए आप प्रोटॉन है, तो केवल उस प्रोटॉन की वजह से तो नहीं उसमें मास है, और उसके अंदर का जो रेड कलर का मटेरियल है वो भी तो मास प्रोवाइड कर रहा है। तो वही मटेरियल था, तो उसी मटेरियल को, उसी सब्सटेंस को इन्होंने कहा न्यूट्रल पार्टिकल। कहा इन्होंने न्यूट्रल पार्टिकल, लेकिन न्यूट्रल पार्टिकल कहा इन्होंने, न्यूट्रल पार्टिकल। लेकिन बताइएगा, आपको पहले से दो पार्टिकल मिल चुके हैं। एक इलेक्ट्रॉन लास्ट में ऑन आ रहा है ना, yes, और राइमिंग वर्ड देखिए प्रोटॉन, ऑन आ रहा है ना, तो इसलिए न्यूट्रल पार्टिकल को भी न्यूट्रॉन कर दिया गया, न्यूट्रॉन ऑन आ रहा है ना। तो न्यूट्रॉन कोई पार्टिकल नहीं है, न्यूट्रॉन का है मटेरियल पार्टिकल, मटेरियल था ना। एक बात और, तो उस न्यूट्रॉन जो था, न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता। ये देखा क्या फर्दर कि न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं है, तो पूरा कंसेप्ट चेंज हो जाता है ना, क्योंकि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन बराबर चार्ज होल्ड करते थे, और पूरा एज अ होल ये एटम क्या था, न्यूट्रल था। तो इसलिए न्यूट्रॉन पे कोई भी चार्ज नहीं था। तो बताइए ये प्रोटॉन न्यूट्रॉन हाइपोथेसिस समझ में आया क्या है? तो देखिए बेटा, आगे अब हम लोग को इसी में टर्म में पढ़ना है साइज ऑफ द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस की साइज कितनी है, तो कितना बड़ा है, कितनी उसकी साइज है। तो आइए उसका एस्टिमेशन करते हैं। साइज ऑफ द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस की साइज क्या है। अरे उसमें एटम की साइज पढ़े थे क्या, एटम वाले चैप्टर में, न्यूक्लियस वाले चैप्टर में न्यूक्लियस की साइज। तो आइए न्यूक्लियस की साइज के बारे में बात करते हैं। तो आप बताइए, न्यूक्लियस को क्या एक स्फीयर कंसीडर करेंगे? स्फीयर स्फेरिकल है ना, तो स्फीयर है, अगर होलो स्फीयर है, तो अगर न्यूक्लियस की साइज की बात करें तो
उसका जो जितना एक बताओ जितना बड़ा एटम लेंगे उसका न्यूक्लियस उतना ही बड़ा होता है, और जितना बड़ा एटम लेते हैं उसके उसका एटम जितना ज्यादा एटॉमिक नंबर वाले एटम को लेते हैं उसका एटम बड़ा होता है, साइज में बड़ा होता है, और उसका न्यूक्लियस से डिस्टेंस आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन का ज्यादा होता है, इसलिए वो अनस्टेबल या बहुत कम स्टेबल होता है, लेस स्टेबल होता है। हायर एटम जो होते हैं, हायर हेवियर एटॉमिक मास एटॉमिक नंबर के जो एटम होते हैं वो लेस स्टेबल होते हैं ना, क्योंकि न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन बहुत दूर है ना, तो उस पे न्यूक्लियस से लगने वाला फोर्स क्या होगा, कम होगा, तो साइज बढ़ने पर स्टेबिलिटी घटती है, नहीं बढ़ाएंगे तब। तो इसलिए किसी भी एटम की, तो इसके अकॉर्डिंग रदरफोर्ड ने जो बताया था कि अल्फा पार्टिकल का अगर एटॉमिक मास नंबर जितना ज्यादा होगा उसकी साइज उतना बड़ी होगी। अरे भाई एटम में अगर ये न्यूक्लियस है और ये उसका साइज है न्यूक्लियस, अगर मैं कहूं कि न्यूक्लियस का में ज्यादा प्रोटॉन है तो साइज बड़ी होगी कि नहीं, तो स्फीयर की जो न्यूक्लियस का स्फीयर साइज है वो बड़ा होगा ना, अगर ज्यादा प्रोटॉन होगा तो ज्यादा बड़ा होगा, छोटा प्रोटॉन है तो छोटा रहेगा। छोटा एटम लेंगे जिसका एटॉमिक नंबर कम है तो उसका साइज एटम का क्या होगा, छोटा, अगर बड़ा लेंगे तो बड़ा। तो बताइएगा, तो किसी भी साइज की अगर बात करें न्यूक्लियस की, तो किसी भी न्यूक्लियस का जो वॉल्यूम होगा वो उसके एटॉमिक मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा कि नहीं? यस। एटॉमिक मास को ए से रिप्रेजेंट करते हैं। यस। तो एटॉमिक मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। एटॉमिक मास का मतलब क्या है, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन का सम। जितना मास हाँ, सम ऑफ द मास ऑफ द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन इज कॉल्ड एज द ए क्या है, नंबर मास ऑफ द न्यूट्रॉन प्लस मास ऑफ द प्रोटॉन, इनका सम को एटॉमिक मास कहते हैं। तो बताइए जितना ज्यादा न्यूट्रॉन और प्रोटॉन रहेंगे उसकी साइज उतनी बड़ी रहेगी। तो बताइए ये एकदम सही बात है कि वॉल्यूम साइज ज्यादा होगा, स्फीयर तो उसका वॉल्यूम ज्यादा होगा, तो वॉल्यूम ज्यादा है एटॉमिक मास पे, ये एरिया मत समझ रहे हैं ना। अब अगर इसको प्रोपोर्शनल को हटाएंगे, पर प्रोपोर्शनल तो नहीं, पहले बताओ वॉल्यूम है किसका, स्फीयर का। हम लोग न्यूक्लियस को एज अ स्फीयर कंसीडर कर सकते हैं बेटा। न्यूक्लियस अगर स्फीयर है तो स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है, 4/3 पाई r क्यूब, और ये हो गया एटॉमिक मास, सही कि नहीं? अभी बताइए r क्या है, रेडियस है किसका, न्यूक्लियस का, बोलिए r क्या है, रेडियस है न्यूक्लियस का। तो यहाँ से मुझे एक बात बताएं आप, अगर मैं r क्यूब को यहीं छोड़ दूं अब प्रोपोर्शनल a लगा दूं तो कोई दिक्कत? आप कहेंगे सर जी e कहाँ गया? हम कहेंगे बेटा ये है देखो कांस्टेंट, 4/3 जो है कितना है, 1.33 आएगा, तो ये और पाई का वैल्यू 3.14, तो ये पूरा नंबर है ना, तो नंबर को हमें प्रोपोर्शनल भेज दिए तो कोई दिक्कत है क्या? अगर मैं यहाँ से r इक्वल टू निकालूं, क्योंकि हमें साइज चाहिए ना, साइज चाहिए, रेडियस पता चल जाएगा तो साइज तो निकाल लेंगे, डायमीटर निकालेंगे उसका साइज पता चल जाएगा, सही कि नहीं? तो बताइएगा, तो यहाँ से r इक्वल टू निकालेंगे तो r प्रोपोर्शनल तो ये 3 है, उधर जाएगा तो 1/3, अरे पावर में जाएगा तो 1/3 ना। तो यहाँ से बताइए अगर प्रोपोर्शनल को हटाएंगे तो यहाँ पे कोई कांस्टेंट जोड़ना पड़ेगा, इसको r नॉट जोड़ दिए, तो r नॉट a टू द पावर 1/3, जहाँ पे r नॉट जो है ये इस r नॉट एक कांस्टेंट है और इसका वैल्यू क्या होता है, तो 1 पॉइंट इस r नॉट का, r नॉट एक कांस्टेंट है, इसका वैल्यू क्या होता है 1.2 10 टू द पावर -15, ठीक है, तो 10 टू द पावर -15 ये हो गया आपका साइज ऑफ द न्यूक्लियस, ये बेटा, तो ये साइज ऑफ द न्यूक्लियस, समझ में आया क्या बेटा? हो गया प्रूफ, ठीक है। तो चलिए चाहिए बेटा, बहुत सही। इसमें एक आपके पेपर में एक क्वेश्चन भी इसी पर आया है, क्या है, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन द रेडियस एंड मास नंबर, मास नंबर मतलब a, इन दोनों के बीच में रिलेशन पेपर में आपने पूछा हुआ है बेटा, इधर देखो पहले दिया है, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन द रेडियस ऑफ द एटम एंड वो क्या दिया है, मास नंबर। तो मास नंबर पे आइए देखते हैं, तो बताइएगा यहाँ से रेडियस क्या है, किसके प्रोपोर्शनल है, बताइए रेडियस प्रोपोर्शनल है 1/a टू द पावर 1/3, इसके प्रोपोर्शनल है ना, ये है। अब यहाँ पे ऑप्शन देखते हैं, पहला ऑप्शन दिया है यहाँ पर r प्रोपोर्शनल a स्क्वायर, सेकेंड है r प्रोपोर्शनल a टू द पावर 1/2, थर्ड है r प्रोपोर्शनल a क्यूब, फोर्थ है r प्रोपोर्शनल a टू द पावर 1/3। बताओ कौन सा सही है, लास्ट वाला? यस, 1/3 हो गया।